किसी ने क्या खूब लिखा है कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। आज की कहानी एक ऐसे आदमी के ऊपर है जिसने अपना हाथ खोने के बाद भी अपनी कड़ी मेहनत और हौसलों के दम पर एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया जिसको आज तक किसी ने तोड़ नहीं पाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक छोटे से देश में पैदा होने वाले हंगेरियन आदमी की, जो हंगरी में 21 जनवरी 1910 को जन्मे थे, जिसका पूरा नाम कैरोली टोकस था। कैरोली पेशे से हंगरी सेना का जवान था और साथ ही साथ वो अपने देश का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप हुए थे उस देश में उसको वो जीत चुका था और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940 में जो ओलंपिक होने वाला था उसमें गोल्ड कैरोली को ही मिलेगा। और उसने सालों से ट्रेनिंग की थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था, मुझे अपने इस हाथ को इस देश का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब हो गया। उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फ़र्क था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। क्योंकि वो आर्मी में था, उसके साथ एक हादसा हो गया। उसके उसी हाथ में जिसमें उसे गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ उसे काटना पड़ा। जो उसका सपना था, फोकस था, सब खत्म हो गया। उसके पास 2 ही रास्ते थे। एक तो ये कि बाकी की पूरी ज़िंदगी रोता रहे और कहीं जाके छुप जाए, या उसका जो गोल था, जो सपना उसने देखा था, उसको पकड़ करके रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था। जी हाँ, जो उसके पास था। और क्या था उसके पास में? एक लेफ्ट हैंड, जिससे वो ठीक से लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला अपने कटे हुए हाथ के लिए। और जैसे ही हॉस्पिटल से छुट्टी मिला, ठीक 1 महीने के बाद अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दिया अपने बाएं हाथ के लिए। ट्रेनिंग के 1 साल के बाद, मतलब कि 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी वहीं पे हंगरी में, और बाकी भी बहुत सारे पिस्टल शूटर आए हुए थे वहाँ पे। उन्होंने जाकर के उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, कहा कि यार ये होता है जज्बा, ये होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पर आए हो हमें देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि पिछले 1 साल से वो ट्रेनिंग कर रहा था अपने लेफ्ट हैंड की। और उसने जवाब दिया, मैं कोई तुम्हारा यहाँ हौसला बढ़ाने नहीं आया, यहाँ पर तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूँ, तुम्हारे साथ लड़ने आया हूँ, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ और बाकी सब वहाँ पर जितने भी लोग थे वे सब अपनी बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे। ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से, यानी अपने बाएं हाथ से। और वो सबको हरा के मेडल जीत जाता है। लेकिन वो यहाँ नहीं रुका। उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस देश का ही नहीं, इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और उसने सारा फोकस उठा करके डाला 1944 पे, जब ओलंपिक होने वाले थे। लेकिन 1940 के ओलंपिक कैंसिल हो गए वर्ल्ड वार की वजह से। तब उसने सारा फोकस 1944 में जो ओलंपिक होने वाले थे उसके ऊपर लगा दिया। और 1944 में जो ओलंपिक होने वाले थे वो भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वार की वजह से, फिर से कैंसिल। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाल दिया 1948 के ओलंपिक में। 1938 में उसकी एज थी 28 साल। 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 ईयर्स। और जो यंगर प्लेयर आते हैं निकल करके, उनसे कॉम्पीट करना मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन मुश्किल नाम का शब्द था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। वो गया, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे, और ये अपनी ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विथ ओनली हैंड जीत गया। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स दोबारा कॉम्पीट किया उसने, और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरोली। 4 साल बाद दोबारा से, और पूरी हिस्ट्री को ही बदल करके रख दिया। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में
उससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल नहीं जीते थे। आप किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से कुछ नहीं कर पाया, बहुत लंबी लिस्ट है। और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है और वो कर जाएगा।